हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आपने पूरा देख लिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा, पहले आप पार्ट 1 देखिए और उसके बाद आप कंटिन्यू करिए विद पार्ट 2, राइट? चलिए, सो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह की असेसमेंट्स पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि इन इंडिया एवरी पर्सन हुज एवर इज लाइबल टू पे टैक्स, वो अपने आप सेल्फ असेस करता है, अपनी इनकम को सेल्फ असेस करता है, अपने टैक्स को, और वो सेल्फ असेस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है, राइट? और अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी तूने सेल्फ असेसमेंट करी थी ना, तो मुझे इन योर रिटर्न ऑफ इनकम उस सारी चीज़ों की डिटेल प्रोवाइड करो। और उसके बाद डिपार्टमेंट आपकी सेल्फ असेसमेंट को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। क्लियर है? यस सर। तो उसके बाद हमने डिपार्टमेंट से रिलेटेड असेसमेंट्स पढ़ी थी, जिसमें नंबर 1 पे क्या था हमारा? समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(1), जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज चेक की जाती थी, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। 143(1) की जो असेसमेंट होती है दैट इज कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट। अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम लिया हुआ है तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट क्लेम जो कि अपेरेंट था फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन विद इन दैट रिटर्न, तो उसको भी वो डिसअलाउ कर देते हैं। अगर आपने किसी तरह का कोई लॉस सेट ऑफ किया हुआ है जो कि बिलोंग कर रहा था फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, जिसमें आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरी थी, तो शायद आपको मालूम होगा कि उस लॉस को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, तो उसको भी वो डिसअलाउ कर देता था। तो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद या तो आपकी इनकम बढ़ाई जाती थी या फिर आपकी इनकम घटाई जाती थी। तो वॉट एवर द केस में भी, तो एडजस्टमेंट करने से पहले अगर आपको याद हो तो एक इंटीमेशन भेजा जाएगा। वो इंटीमेशन को बेसिस पर वो एडजस्टमेंट की जाएगी और मे बी आपसे या तो टैक्स लिया जाएगा या आपको रिफंड दिया जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो इंटीमेशन होता है वो जनरली नहीं आता अगर आपका कोई टैक्स पेबल या रिफंडेबल नहीं बनेगा तो। यस प्लीज। हाँ, एक केस मैंने आपसे कहा था कि आपको इंटीमेशन आ सकता है इवन इफ देर इज नो टैक्स पेबल और रिफंडेबल व्हेन योर लॉस इज बीइंग एडजस्टेड। क्लियर है? फिर हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा था कि जो भी इंटीमेशन 143(1) में आता है उसका एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपने रिटर्न फाइल करी होगी, उसके बाद वो इंटीमेशन नहीं आता है। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। फिर हमने बोला कि डिपार्टमेंट क्या करता है, 2 से 3% रिटर्न्स को सिलेक्ट कर लेता है फॉर द पर्पसेज ऑफ स्क्रूटनी। तो उसको हम स्क्रूटनी असेसमेंट का नाम देते थे। लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) करने से पहले क्या 143(2) में आपको एक नोटिस दिया जाता था? बिल्कुल। और वो नोटिस सर्व किया जा सकता था मैक्सिमम कब तक? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने रिटर्न फर्निश करी थी। क्लियर है? ठीक है सर। मान लीजिए 143(2) का किसी को नोटिस जाता है तो उसमें उस पर्सन को सब्सटैंशिएट करना होता है कि वेदर जो भी उसने अपने रिटर्न में लिखा है वो उसको प्रूव करना होता है कि वो सही था या गलत था, क्या था। क्लियर है? ठीक है सर। और फिर मैंने कहा था कि 143(3) की जो असेसमेंट होती है उसके अंदर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, हो सकता है आपका रिफंड भी बन सकता है। इसका मतलब 143(3) की जो असेसमेंट होती है दैट कैन बी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द असेसी ऑल्सो, राइट? ठीक है सर। अब सपोज करो कि एक आदमी ने रिटर्न नहीं भरी, तो मैंने कहा था 142(1) की उसके अंदर नोटिस आ जाएगा, तो उसको इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस रिटर्न भरनी होगी। इन केस अगर वो नहीं भरेगा तो डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाता है। यस प्लीज। 142(1)(2) के अंदर मैंने आपसे बताया था कि आपको बुक्स भी मंगवाई जा सकती हैं, बट बुक्स मैक्सिमम कितने पीरियड तक की मंगाई जाती हैं? नॉट मोर देन 3 प्रीवियस ईयर्स। क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? इसके बाद हमने पढ़ा था 144 विच इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मैंने कहा था अगर मान लो आपने 142(1) के नोटिस को नहीं माना, आपने 139(1) में रिटर्न नहीं भरी, 139(4) में नहीं भरी, 139(5) में नहीं भरी, या फिर आपने सपोज करो 143(2) का नोटिस जो था उसको भी आपने नहीं माना, या फिर 142(2)(a) की जो ऑडिट डायरेक्शन मिली थी उसको भी आपने फॉलो नहीं करा,
तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहां पर लॉ कहता है कि ऑफिसर के पास पावर होती है आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने की। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारा क्लियर था। अब आगे बढ़ते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन अब मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ उसके अंदर मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगेंगे टू वाइंड अप दिस चैप्टर, एंड देन आई एम वेरी श्योर कि असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। क्लियर है? तो लिखिए जरा। सबसे पहले 3 करानी है मुझे। सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे प्रोटेक्टिव असेसमेंट। प्रोटेक्टिव असेसमेंट, प्रोटेक्टिव असेसमेंट ये क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, और वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों क्लेम कर रहे हैं टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये डिस्प्यूटेड है और इसका केस चल रहा है लेट्स से कोर्ट के अंदर। सो टाइटल जो ऑनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी है उसका कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है। तो अब यहां पर लॉ कहता है क्योंकि इट इज नॉट क्लियर कि वेदर ए इज ऑनर और बी इज ऑनर, तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, ए और बी दोनों के अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी की इनकम को हम असेस कर देंगे। प्रोटेक्टिव असेसमेंट का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है कि हम असेसमेंट जब करेंगे ना तो हम दोनों के अगेंस्ट कर देंगे। याद रखना प्रोटेक्टिव रिकवरी नहीं की जा सकती, सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर पास हो सकता है। अब होता क्या है नॉर्मली कि डिपार्टमेंट ने तो इन दोनों को ही एक तरह से ऑनर मानते हुए क्या अपनी प्रोटेक्टिव असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन रिकवरी नहीं करनी, याद रखना। अब होगा क्या कि कल को फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद जब भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा और अगर मान लेते हैं कि ए डीम्ड ऑनर से एक्चुअल ऑनर बन जाता है, तो याद रखना ये प्रोटेक्टिव असेसमेंट ऑर्डर ऑलरेडी पास था, तो अब रिकवरी किससे कर ली जाएगी, ए से। और अगर ऑनर कभी बी बन जाता है तो रिकवरी किससे कर ली जाएगी, बी से। तो इस तरह के डिस्प्यूटेड केसेस के अंदर जब टाइटल्स क्लियर नहीं होते हैं तो वहां पर डिपार्टमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी असेसमेंट करता है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट कर लेता है अगेंस्ट एवरी पार्टी जो भी उस समय वहां पर इन्वॉल्व होगी। क्लियर है? यस सर। तो चलिए प्रोटेक्टिव असेसमेंट हो गया खत्म। सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। अब चलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग असेसमेंट। देखो क्या होता है इसमें, प्रैक्टिकली समझते हैं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मतलब होता है, देखो ये एक ऐसी असेसमेंट है जो लोगों के पुराने जो गंदे कर्म है ना उसको भी खोल देती है। कैसे सर? देखो मैं आपको समझाता हूं। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कि किसी पर्सन ने, अभी चल रहा है हमारा 2021-22 में आ गए हम लोग, राइट, 21-22 में आ चुके हैं। कई बार क्या होता है, मान लो किसी पर्सन ने 18-19 के अंदर कोई इनकम एस्केप करी थी, या 17-18 में उसने कोई इनकम एस्केप करी थी, ठीक है, और अब चल रहा है 21-22। तो कई बार उसको लगता है कि यार वाह भाई वाह, मैंने तो ये कांड कब किया था, 17-18 में करा था, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 21-22 चल रहा है, तो अब डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काफी समय बीत चुका है। तो यस, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर काफी समय बीत चुका है तो भी डिपार्टमेंट के पास राइट है तुम्हारे पुराने केसेस को खोलने का, और पुराने केसेस को खोला जा सकता है सेक्शन 147 के अंदर, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स के अंदर। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम सबसे खतरनाक असेसमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पुराने जो भी आपने गलत काम करे हैं उनको भी यहां पर खोला जा सकता है और उन ईयर्स की असेसमेंट को दोबारा से रीअसेस किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। मतलब अगर हमें पता चला कि आपने कभी भी कोई इनकम एस्केप करी थी
तो उसको हम आज खोलकर क्या करेंगे, असेस या रीअसेस। कम ऑन, वर्ड क्या है, असेस या रीअसेस। क्लियर है? यस सर। अब पढ़ेंगे जरा मेरे साथ। अगर एओ हैज रीजन टू बिलीव, अगर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है क्या, दैट एनी इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी, अगर एओ के पास रीजन टू बिलीव है क्या कि अगर कोई इनकम जो कि चार्जेबल टू क्या थी, टैक्स, हैज एस्केप्ड असेसमेंट, मतलब कोई आपने ऐसी इनकम कमाई थी जिस पर टैक्स लगता था लेकिन वो असेसमेंट से क्या हो चुकी है, एस्केप हो चुकी है, फॉर एनी असेसमेंट ईयर ही मे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस, या तो असेस या रीअसेस, असेस या रीअसेस such income which has escaped the assessment, recompute the loss, depreciation allowance या any other allowance as the case may be for the assessment year concerned, that is relevant assessment year। मतलब समझ रहे हैं? अगर हमें आज भी पता चल गया ना कि तुम्हारी कोई ऐसी इनकम थी जो 17-18 में सब्जेक्ट टू टैक्स थी बट वो एस्केप्ड हो गई फ्रॉम असेसमेंट, तो क्या उसको हम आज भी खोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ही शुड हैव रीजन टू बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एओ के पास क्या होना चाहिए, रीजन टू, क्योंकि आप पुरानी कोई भी असेसमेंट खोलने से पहले ऐसे नहीं हो सकता एडॉक बेसिस पर बस मन कर रहा था खोलने का इसलिए खोल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू शुड हैव रीजन कि तुम्हें क्यों लगता है कि 17-18 की असेसमेंट को रीओपन करना चाहिए। ठीक है जी? यस सर। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 इफ एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज आल्सो एस्केप्ड, एग्जांपल देता हूं, मान लो 17-18 के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा बच्चा कहता है सर इसका कोई एग्जाम्पल दो, मुझे मजे नहीं आ रहे, तो आओ फिर मैं पहले आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है ना? एग्जाम्पल देता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लो एक पर्सन ने 20-21 में अपने रिटर्न भरी, सुनते रहिएगा, 20-21 में उसने अपने रिटर्न भरी, 139 के अंदर उसका केस स्क्रूटनी में फंस गया। अब जब स्क्रूटनी में फंस गया तो 143(3) की असेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब जब 143(3) की असेसमेंट स्टार्ट हो गई तो पता चला, एओ को पता चला कि इसका एक और सोर्स ऑफ इनकम था जो कि इसने नॉट शोन इन बुक्स। मान लो इसके दो बिजनेस थे, ए और बी, बट इसने सोर्स ए जो था ना वो अपने रिटर्न में शो ही नहीं करा। अब एओ ने पूछा भाई एक बात बता, ये तूने करंट ईयर में शो नहीं करा या पहले भी तो डेफिनेटली तेरा ये सोर्स रहा होगा और तूने तब भी शो नहीं करा होगा? तो उसने कहा हाँ सर, मेरा ना 18-19, 19-20 में भी ये बिजनेस था। अब मेरा प्रश्न है, 18-19 की रिटर्न क्या हो सकता है ऑलरेडी असेस हो चुकी है? बिल्कुल। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इसका ये सोर्स जो था ये 18-19 में भी था, लेकिन इस आदमी की इनकम ऑफ 18-19 फ्रॉम सोर्स ए वो एस्केप्ड हो गई थी फ्रॉम असेसमेंट। क्या ये पॉसिबल है? यस। तो अब मुझे बताओ, क्या एओ हैज रीजन टू बिलीव, यस, क्या दैट दिस सोर्स ए की जो इनकम थी क्या वो इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि 18-19 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 19-20, क्या इस असेसमेंट ईयर को बिलोंग कर रही थी? यस। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या 19-20 को भी खोला जा सकता है 147 के अंदर? यस। तो पिछला कोई भी ईयर की असेसमेंट को अगर आप दोबारा ओपन करना चाह रहे हो तो आपके पास पूरी पावर है थ्रू सेक्शन 147, ये ध्यान रखना है। क्या सबको क्लियर हो गया अब? यस सर, पूरा समझ आ गया, वेरी वेल डन। अब आगे बढ़ते, कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ इनकम कैन बी डन इवन फॉर एन इशू फॉर विच रीजन नॉट रिकॉर्डेड। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में एक पॉइंट हम लोगों ने यहां पे मिस किया, पहले आपको पॉइंट बता देता हूं, ठीक है?
फिर आपको ये समझ आएगा। देखिए लॉ कहता है, मान लेते हैं कि आपने 18-19 का केस खोला और आपने ये कहकर खोला कि हमारे हिसाब से इनकम फ्रॉम सोर्स ए हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर द ईयर 18-19। अब मैं बुकिश नहीं पढ़ा रहा, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। तो अब पता है क्या होगा? अब होगा ये कि 18-19 का जो असेसमेंट ईयर है 1920, मुझे ये केस रीओपन करना है, यस। तो अब हम क्या बोलेंगे कि बेटा 1920 की ना रिटर्न को ना तुम रीफर्निश करो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीफर्निश? इवन दो तुम इसकी रिटर्न भर चुके थे तो भी आपको रीफर्निश करनी होगी। अब मुझे बताओ, जब ये रीफर्निश करेंगे तो क्या दोबारा से 143(3) में क्या इसकी स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगी? यस। तो याद रखना 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में हम लोग आपसे रिटर्न दोबारा भरवाते हैं, भले ही आपने रिटर्न पहले भरी हुई थी, क्योंकि जब वो दोबारा रिटर्न भरेगी तभी वो केस स्क्रूटनी के अंदर 143(3) में वापस चला जाएगा। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो असेसमेंट तो 147 में हो रही है, लेकिन हम आपसे 147 में जब रीअसेसमेंट करने लगते हैं तो हम आपसे दोबारा से उस पीरियड की रिटर्न भरवा लेते हैं, जिससे आपका केस स्क्रूटनी में चला जाता है 143(3) में। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। हमने 18-19 या असेसमेंट ईयर 1920 को इसलिए खोला था क्योंकि हमारे हिसाब से सोर्स ए था, यस। अब आपने जब उस पर्टिकुलर ईयर की दोबारा रिटर्न भरी तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक सोर्स सी भी सामने आ गया? यस। लेकिन इसका जिक्र हमने नहीं करा था। तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर इस असेसमेंट को करते समय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 इफ एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड, अगर आपको कोई और सोर्स भी दिख जाता है फॉर दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, देन ही कैन असेस रीअसेस दैट इनकम ऑल्सो। आप उस इनकम को भी असेस रीअसेस कर सकते हो, इवन दो हालांकि उसके लिए हमने वो असेसमेंट नहीं खोली थी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? हमने तो खोली थी सोर्स ए के लिए, लेकिन अगर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर असेसमेंट एक और सोर्स सामने आ गया तो क्या उसको भी हम असेस रीअसेस कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट, अब वो ये कह रहा है कि हम लोगों को इशू करना पड़ेगा नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको लगता है कि 147 में केस खोलना है तो आपको भेजना पड़ेगा नोटिस, और नोटिस जाएगा 148 में। और ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये जो आप नोटिस भेजोगे ना, ये रिटर्न भरवाने के लिए भेज रहे हो आप कि भैया उस ईयर का जिसका मुझे रीअसेस करना है दोबारा से रिटर्न फाइल करो। तो आइए पढ़ते जरा। Before making assessment, reassessment or recomputation under section 147, the AO shall serve on assessee a notice requiring him to furnish a return of income। मतलब हम उसको क्या बोल रहे हैं कि बेटा उन पर्टिकुलर ईयर्स की जिसकी इनकम मुझे असेस रीअसेस करनी है दोबारा से अपनी रिटर्न को फर्निश करो। ठीक है जी। In respect of which he is assessable during the previous year corresponding even though it has already been furnished। चाहे फिर आप पहले ऑलरेडी रिटर्न्स उन पीरियड्स की भर चुके थे, वेदर 139 में या 142 में, तो भी क्या आपको ये रीफर्निश करनी पड़ेगी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। The return filed in response to notice under section 148(1) shall be treated as if such return was required to be furnished under 139, and therefore AO shall have to serve 143(2) का notice within period of 6 months, and then उसके बाद हम उसका 143(3) करेंगे read with 147। मेरे ख्याल से पूरा समझ आ गया क्या मतलब है इसका। क्लियर है? तो 147 करने के लिए जिस भी ईयर का 147 करना है तो क्या हमें 148 में नोटिस भेजना होगा। नोटिस किस चीज के लिए? कि उस पर्टिकुलर ईयर की आप रिटर्न फर्निश करेंगे। तो भले ही आप रिटर्न भर रहे हैं 148 में, लेकिन ये डीम कर लिया जाएगा कि ये रिटर्न 139 में आई थी, और उस रिटर्न को क्या हम लोग स्क्रूटनी करने के लिए क्या 143(2) का पहले नोटिस सेंड करेंगे, फिर 143(3) में स्क्रूटनी करेंगे, रेड विद सेक्शन 147। क्या पल्ले पड़ गया? यस। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि आप कर 143(3) रहे हो,
वो अलग बात है कि इसकी पावर क्या 147 दे रहा है फॉर द पिछले ईयर्स के लिए। बिल्कुल सही, क्लियर है? यस सर। अब एक बच्चे के मन में ना एक क्वेश्चन आता है, सर मेरे को एक बात बताओ, कितना पुराना खोल लोगे आप? कितना पुराना? क्या 50 साल पुराना भी केस खोल दोगे क्या? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखो क्या कहता है, 149 अब हमें बताएगा कि कितना टाइम पीरियड हम आपको दे सकते हैं, यानी कि कितने पुराने ईयर्स का आप रिटर्न मंगवा सकते हो दोबारा से, यानी कि उस इनकम को रीअसेस कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, नोटिस अंडर 148 कैन बी इशूड ओनली within 4 years from the end of relevant assessment year for which income escaping assessment। क्या मतलब है सर इसका? देखो मान लो 17-18 प्रीवियस ईयर में किसी बंदे ने कोई गड़बड़ करी है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर क्या होगा? 18-19। सुनते रहिएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर क्या होगा? 18-19। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो सुनो, आपने जवाब देना है कि इस 18-19 असेसमेंट ईयर का, सुन लीजिए, इस 18-19 असेसमेंट ईयर का जो केस है वो रीओपन कब तक हो सकता है? विद इन 4 ईयर्स। देखो फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2019 आपका ये असेसमेंट ईयर खत्म हो गया। यस सर। तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। नौ ध्यान से सुनेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। क्या यहां तक ये केस खोला जा सकता है? यस। तो याद रखना, असेसमेंट ईयर 18-19 में अगर कोई कांड करा है किसी ने, तो उसका केस रीओपन किया जा सकता है अप टू 31 मार्च 2023 तक। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्लियर है या नहीं? तो उसके अगेंस्ट ये वाला केस कभी भी खोला जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। लेकिन 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 लॉ कहता है अगर इन केस जो इनकम एस्केप हुई थी असेसमेंट से लाइकली टू बी 1 लाख और मोर, अगर वो अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पाया गया, मतलब द इनकम विच इज एस्केप फ्रॉम असेसमेंट, अगर वो अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पाया गया, तो ये 4 ईयर के बजाय हो जाएगा 6 ईयर्स। मतलब सर 6 साल तक उसका केस खोला जा सकता है, ध्यान रखना। विद इन 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर टू विच दैट इनकम एस्केपिंग बिलोंग, अगर अमाउंट ऑफ इनकम जो कि लाइकली टू एस्केप जो था वो 1 लाख या उससे ज्यादा था, तो हम इसको 6 साल तक खोल सकते हैं। और एक बड़ा और इंटरेस्टिंग मैटर बताता हूं, और वो क्या कि अगर ये केस उन एसेट्स का है जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। क्या मतलब है सर? आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है। यस। और उन लोगों को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि स्विस बैंक कोई भी जानकारी नहीं देता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, लॉ क्या कहता है, ऐसे लोगों का जिन्होंने इंडिया के बाहर अपने एसेट्स बना रखे हैं और उनका अगर हमें इनकम एस्केपिंग निकालना है, तो 16 साल, याद रखना 16 ईयर्स तक उनका केस खोला जा सकता है। Within 16 years from the end of the relevant assessment year, the income relation to that asset located outside India chargeable to tax has escaped assessment. I hope so you can understand now. इसका मतलब अगर किसी ने 2006-7 में 6-7 में 7-8 में 8-9 में अगर बाहर स्विस बैंक में पैसा जमा कराया था, और अगर आज भी हमें पता चल जाए कि 6-7 में बहुत सारा पैसा जो कि एस्केप फ्रॉम टैक्स डिपॉजिटेड आउटसाइड इंडिया, तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या उसका केस खोला जा सकता है? यस। 16 ईयर्स काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या अभी भी उसको वो नोटिस जा सकता है या नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? सो आई होप सो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सबको समझ आ गई है।
सो दिस इज व्हाट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो क्या है। अगर हमें मान लो 18-19 का भी केस खोलना है, 19-20 का भी केस खोलना है, 20-21 का भी केस खोलना है, तो याद रखना जिस जिस पुराने साल का आपने केस खोलना है, हर उस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिटर्न भरवाने के लिए स्पेशल नोटिस जाएगा 148 का। मतलब 148 का जो नोटिस होता है वो उसमें ये नहीं लिखा होता 18-19, 19-20, 20-21 सारी रिटर्नें भर दो ना। 18-19 के लिए नोटिस अलग जाएगा, 19-20 के लिए अलग जाएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए कहाँ लिखा है ये पढ़िए। फॉर मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 a separate notice under section 148 is required to be issued by the AO for each assessment year for which income has escaped the assessment। क्लियर है? चलो, तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हमारी हो गई खत्म। अब कौन मुझे बताएगा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है इसके अंदर, दैट इज कि इस असेसमेंट को कंप्लीट कितने समय में करना होता है। अगर मान लो आपका केस 147 में खुल जाता है तो आपका असेसमेंट कितने समय में कंप्लीट होगा, तो मार्क कर लीजिए 12 मंथ्स, लिख लीजिए 12 मंथ्स। पहले ये 9 मंथ्स हुआ करता था, अब ये कितना हो गया, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व्ड। मतलब अगर हमने 20-21 में आपको नोटिस सर्व करा था, तो जब 20-21 खत्म हो जाएगा वहां से फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर 12 मंथ्स हमें काउंट करने हैं, जिसमें आपको 147 की असेसमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या सबको क्लियर? यस सर, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट हमें समझ आ गया होगा। तो लीजिए, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147, 148, 149 ऑल डन। क्लियर है? तो लास्ट असेसमेंट कराने जा रहा हूं, आई विल टेक मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स, और फिर उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो आइए देखते हैं जरा आखिरी 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 आखिरी। अच्छा, कई बार ना बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जिससे हमें ये पता चले कि वाकई में इनकम एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट है। यस, तो आइए पहले मैं उन एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ा देता हूं। देखो, केस 1, नो ROI फर्निश्ड। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रिटर्न ही नहीं भरते और उनकी टोटल इनकम जो थी ना, वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है। अब मुझे बस इतना बता दो, आपके नोन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास इनकम तो बहुत ज्यादा है लेकिन शायद वो आज भी रिटर्न नहीं भर रहे। तो मुझे बताओ, क्या वो सभी लोग क्या इनकम कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो एस्केप्ड हो रही है फ्रॉम असेसमेंट? यस और नो? बिल्कुल। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फर्निशिंग रिटर्न्स। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी, ऐसे लोग हैं जो रिटर्न भर रहे हैं, बिल्कुल, बट नो असेसमेंट हैज बीन मेड एंड इट इज noticed by the AO that assessee understated income या has claimed excessive loss deduction। क्या मतलब है? मैंने आपसे क्या कहा था, 143.3 स्क्रूटनी असेसमेंट 2 या 3% लोगों की होती है। इसका मतलब 98% लोग ऐसे होते हैं जिनका स्क्रूटनी असेसमेंट होता ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये हो सकता है महज इत्तेफाक? क्या 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एक आदमी रिटर्न भरता जा रहा था लेकिन उसका कभी स्क्रूटनी में केस आया ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कभी भी असेसमेंट हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से हर साल वो इनकम एस्केप कर रहा था लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। क्या वो आज पकड़ में आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर असेसी फेल टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मुद्दा था, अगर आपने रिटर्न के चैप्टर में भी मैंने बताया होगा आपको कि जितने भी लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको एक रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, और अगर आप रिपोर्ट फर्निश नहीं कर रहे हैं तो मान लिया जाता है कि आपकी इनकम जो है वो एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट है। नेक्स्ट केस है, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रिटर्न भरी थी और उनकी असेसमेंट भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके जो इनकम थी
चार्जेबल टू टैक्स वो अंडर असेस्ड हो गई थी। हो सकता है यार, हो सकता है कि 18-19 में आपकी इनकम एक बार असेस हो चुकी है, बट एओ से उस समय कोई सोर्स रह गया हो तो वो अंडर असेस रह गया हो, या फिर सच इनकम हैज बीन असेस्ड एट टू लो टैक्स रेट्स, ये भी हो सकता है, या सच इनकम हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ या एक्सेसिव लॉस या डेप्रिसिएशन, या वेयर पर्सन इज फाउंड टू हैव एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो दीज आर द केसेस वेयर वी कैन से दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड देयर इज रिक्वायरमेंट क्या, दैट वी शुड ओपन योर केसेस अंडर सेक्शन 147। क्लियर है? यस सर। तो लीजिए लास्ट असेसमेंट पढ़ेंगे, असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च, सेक्शन 153A। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। इधर देखेंगे जरा, एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली क्या होता है। मान लीजिए कि डिपार्टमेंट को किसी पर शक हुआ और उसके यहां पर रेड पड़ जाती है। अब जब रेड पड़ती है तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या वहां पर सर्च वर्च किया जाता है। यस और अगर मैं कहूं कि ड्यूरिंग सर्च आपको कुछ मिल जाता है तो क्या हम असेसमेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सो दैट असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मुद्दा यहां पर यह है कि जब भी 153A में असेसमेंट की जाती है तो हम कितना पुराना असेसमेंट कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कितना पुराने केसेस खोल सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं 153A का असेसमेंट खुलता तभी है जब किसी का सर्च हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अब कितना पुराना, हम आपके कितने ईयर्स पुराने वाले खोल सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनेंगे। यहां पर लॉ कहता है, यहां पर लॉ कहता है कि ड्यूरिंग सर्च ऑफिसर अगर चाहे तो वो आपसे पिछले 6 असेसमेंट ईयर्स के रिटर्न्स भरवा सकता है। पिछले 6 असेसमेंट ईयर के रिटर्न्स वो आपसे भरवा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे। कंसर्न्ड एओ कैन इशू नोटिस फॉर 6 प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर एंड फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब बच्चा कहता है सर ये क्या है? देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो मान लो 21-22 में ये वो असेसमेंट ईयर है जब किसी के सर्च कंडक्ट की गई, ठीक है। अब सर्च के दौरान हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो कि हमारे हिसाब से आपने बहुत सारा टैक्स जो है वो चोरी किया हुआ है। अब यहां पर लॉ कहता है कि पिछले 6 साल लाइक दिस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, इनकी तो हम रिटर्न आपसे मंगवा ही सकते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो पिछले 6 असेसमेंट ईयर का मतलब 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, यहां तक क्लियर। अब रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि इसके पीछे के 4 असेसमेंट ईयर को हम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इसका मतलब यहां तक तो आप ऐसे ही मंगा सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि 14-15 में भी गड़बड़ थी, 13-14 में भी गड़बड़ थी, 12-13 में भी गड़बड़ थी, तो इसको हम बोलते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कितना पीछे तक जा सकता है? सिर्फ 4 साल, सिर्फ 4 साल। समझ आ गया? यस सर। तो अब आराम से पढ़ेंगे जरा। 6 प्रीसीडिंग ईयर एंड फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बच्चा कहता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है? पढ़ो जरा। द असेसमेंट ईयर विच फॉल बियॉन्ड 6 असेसमेंट ईयर, मतलब जो उसके भी पीछे जा रहा होगा, बट नॉट लेटर देन 10 असेसमेंट ईयर। समझ आ गया जी? यस सर। फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर
assessment year relevant to the previous year in which search is conducted। मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गया वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, ये जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अगर आपने लिख ही दिया है तो फिर सर आप 10 ही क्यों नहीं बोल देते? बिल्कुल सही। तो यहां पर देखो लॉ ने क्या बोला। अब लॉ कहता है कि ये जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है ना, ये स्पेशल केसेस में ही मंगाया जा सकता है। और वो स्पेशल केस क्या है, पढ़ लो। AO has in his possession books of accounts or other documents or evidence which reveals that income which has escaped assessment likely to be 50 लाख या ज्यादा in 1 year or in aggregate of the relevant 4 assessment year falling beyond 6 years। क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है जिसमें आप ये प्रूव कर सको क्या कि 6 साल के पीछे के जो 4 साल थे उसमें किसी पर्टिकुलर ईयर में या एग्रीगेट ऑफ ऑल 4 इयर्स में इस आदमी ने एस्केप करी है इनकम ऑफ 50 लाख या उससे ज्यादा इन 1 ईयर या इन टुगेदर, समझ रहे ना, किसी पर्टिकुलर ईयर में या चारों साल में मिलाकर अगर 50 लाख या उससे ज्यादा की इनकम एस्केप करी है तो आप उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का भी रिटर्न भरवा सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है जी। और केस 2, ये सर्च इनिशिएट हुई थी 1 अप्रैल 2017 के बाद। एक्चुअली में क्या होता है कि 1 अप्रैल 2017 को ये अमेंडमेंट लाई गई थी कि हम 6 साल से पीछे वाले ईयर की भी खोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर इस डेट पर या इसके बाद अगर सर्च हुआ था तो ही रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का केस बनेगा, अदरवाइज पहले सिर्फ 6 साल ही होते थे। ठीक है ना, तो उसमें रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कुछ नहीं होता था। क्लियर है? यस सर, वेरी वेल डन। बस लास्ट पॉइंट, इसका कंप्लीशन कब तक होना चाहिए, यानी कि अगर असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च हो रहा है तो आपको कितने समय में कंप्लीट करना होगा उस असेसमेंट को। तो आप सिंपली लिख लीजिए, इतना ज्यादा इंग्लिश मारने की जरूरत नहीं है, विद इन 12 मंथ्स लिख लो, फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, तो आप याद कर लीजिए 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑथराइजेशन वॉज सर्च जो थी वो एग्जीक्यूट हुई थी। क्लियर है? यस प्लीज। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद माय ऑल असेसमेंट्स। ठीक है, सो अगर आप लोगों को, मुझे लगता है ये नोट्स चाहिए होंगे, तो ये नोट्स जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बारी ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स है ना ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होंगे, तो आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब अगला जो चैप्टर आपको मैं देने वाला हूं दैट इज अपील्स एंड रिविजन। ठीक है, अपील्स एंड रिविजन। क्लियर है? ठीक है सर। जाते जाते कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे फटाफट से बता देना है। ठीक है बेटा, लिखो जरा, क्वेश्चन लिखना सबने। पहला क्वेश्चन, 142(2)A का जो डायरेक्शन होता है, जो 142(2)A का डायरेक्शन फॉर ऑडिट होता है, उसके लिए ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लेकिन दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेटेड बाय होम? ठीक है जी। दूसरा, पीरियड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कितने समय में वो ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है? फॉर्म नंबर बता दो, एंड हु इज लाइबल टू पे, जो भी रेम्यूनरेशन होगी टू द ऑडिटर। ठीक है जी, ये आपने आंसर्स देने हैं बेटा। अगर इनकम एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट 70,000 है, तो पीरियड ऑफ सर्विसिंग नोटिस, नोटिस पीरियड कब तक सर्विस किया जा सकता है? क्लियर है? और अगर एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में 148 का जो नोटिस होता है वो कितने पीरियड में सर्विस किया जा सकता है? 7वां क्वेश्चन,
7वां क्वेश्चन, 147 की जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड कितना मिलता है? अच्छा, ये टाइम पीरियड जब आप लिखोगे ना तो खाली ऐसे मत लिख देना 12 महीने, पूरा लिखना 12 महीने कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व्ड, इस तरह से आंसर दिखना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो दीज आर माई क्वेश्चंस। तो आपने इनको अच्छे से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अपील से रिविजन में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।